presented by सीधे लिए चलते हैं ओपन माइक हमारे खास कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में इस वक्त उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी मेहमान के तौर पर, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कांग्रेस इतनी मजबूत थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो बाहर बस्ता जो है वो नहीं लगता था, और बस्ता लगाते लगाते मेहनत करते करते फौज के सिपाही को पार्टी ने टिकट दिया, 4 बार विधायक बन गया, 2 बार मंत्री बन गया। जोशी जी, आपने राजनीतिक सफर की बात की, लेकिन जीवन के सफर में एक वाकया ये भी कहा जाता है कि बचपन में आपको हर की पौड़ी पर गुब्बारे बेचने पड़े थे। वो क्या वाकया था? जब हम 5 भाई बहन थे, मुझे 4th क्लास तक एक सेमी इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। उसके बाद जब 4th पास हुआ तो और छोटे भाइयों को डाल दिया और मुझे निकालकर जो टाट पट्टी वाला उसमें डाल दिया। घर की स्थिति, पिताजी भी फौज के नायक थे और गार्ड की ड्यूटी करते थे, तो मैं गर्मियों की छुट्टी में हर की पौड़ी में भी गुब्बारे बिछा करता था कि उससे कुछ खर्चा निकल जाए। आज जब आप उस जनता को देखते हैं जो उस स्थिति में है और आपसे उम्मीद लगाती है कि आप उनकी स्थिति को सुधारेंगे, तो वो दिन याद आते हैं आपको? देखिए, मैं अपने बच्चों से भी कहता हूं कि आदमी को अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए। अगर आप मेरे बारे में जानते होंगे या सुनते होंगे, मेरे पास गरीब लोग ही आते हैं। उनको लगता है कि गणेश जोशी के पास मैं जाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, कि ब्याह है, शादी है, इलाज है, कोई भी किसी की मदद। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जितनी मेरे से मदद हो मैं उनकी मदद करता हूं। और यही कारण है कि मेरे जैसा फौज का सिपाही, जिसको राजनीति की ABCD भी नहीं आती थी, लगातार 4 बार विधायक बन गया। पहली बार मैं राजपुर से विधायक था तो मैंने CM के दावेदार को हराया था, हीरा सिंह बिष्ट जी को। और उसके बाद उस सीट पर मुझे भेजा गया कि जहां पर बीजेपी कभी जीतती नहीं थी, मसूरी सीट, लगातार 3 बार जीत रहा हूं और लगातार मार्जिन भी बढ़ रहा है जनता के आशीर्वाद से। तो इसलिए आदमी को कभी अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए, और मैं अपने अतीत को कभी भूलता नहीं हूं, मैं याद रखता हूं। आप फौजी थे, आपके पिताजी फौजी थे, राजनीति फिर कहां पर सीख ली? देखिए, राजनीति तो मुझे अभी भी नहीं आती है। आपने देखा होगा अगर मैं जो काम करता हूं, राजनीति में तो झूठ बोलना पड़ता है, गोली देनी पड़ती है। मेरे पास तो कोई आता है जो मेरे बस का होता, हाँ कह देता हूँ, और नहीं होता तो ना कह देता हूँ। लोग कहते हैं भाई साहब ऐसा कैसे बोल दिया। मैंने कहा जब चीज मैं किसी को कर नहीं सकता, मैं इस आदमी को उलझा के रखूं, कहीं और जाएगा। तो राजनीति मुझे अभी भी नहीं आती है। वो तो जनता का प्यार है कि जनता मुझे लगातार जिताती है और मेरी पार्टी मुझ पर विश्वास करती है। और मैं, आप कार्यकर्ता के तौर पर कई आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं और इस दौरान कई बार आपको पुलिस की बर्बरता का भी गंभीर रूप से शिकार होना पड़ा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, फौजी का खून है, पिताजी भी फौजी थे, मैं भी फौज में रहा हूं। अब मैं गलत बात कभी बर्दाश्त नहीं करता, उसका नुकसान भी होता है। हालांकि मुझे घटना याद आती है 16 दिसंबर 1994 की। हम उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था और मैं धरने पर बैठा हुआ था शहीद स्थल पर। इतने में कुछ लोग भागे भागे आए कि साहब महिलाओं पे लाठीचार्ज हो गया है गन्ना समिति में। तो मैं वहां से उठा, सीधा कंट्रोल रूम पर आकर मेडिटेशन कर रहे थे। तो एक टेनिस SP था माथुर, उनसे मेरी कुछ गर्मा गर्मी हो गई। उन्होंने जैसे मेरे को थोड़ा सा हाथ लगाया तो मैंने भी उसके ठीक ठाक इंजाम कर दिया। और पुलिस ने मुझे उस दिन इतना मारा। अगर वो 4 बहनें आज हमारे बीच में नहीं है, कौशल्या डबराल, आशा खेड़ा, आशा बगुणा और सुषमा, वो मुझे बचाने के मेरे पर लेट गई। उन्होंने कहा शायद ये गणेश जोशी जी मर गए। उसके बाद बड़ी सेंट्रल जेल भेज दिया गया। लेकिन अब ये लगता है कि जब हम आंदोलन में थे, सिर्फ एक जुनून था कि अलग ही राज्य बने, और ये राज्य बना। आज इन 23 सालों के अंदर इस प्रदेश ने बहुत तरक्की की है सर, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो,
चाहे हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे आपने सेना की बात की। आज देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो, आज़ादी की लड़ाई हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, पुलवाम हो, गलवान हो, संसद पर हमला हो, ताज पर हमला हो, कोई ना कोई जवान हमारे यहाँ से शहीद होता है। और अभी आपने देखा होगा कि आईएमए की पासिंग आउट परेड में हमारा छोटा सा राज्य, जिसकी आबादी 1,25,30 लाख करीब है, उसके 29 कैडेट पास आउट हुए। और यूपी जो हमसे कई 8-9 गुना बड़ा है, उसके 50 कैडेट पास आउट हुए। तो इस बात का प्रतीक है कि चाहे सैनिक के रूप में हो, चाहे ऑफिसर्स के रूप में हो, यहाँ का नौजवान देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा करना चाहता है। आपने ये सेना की और नौजवानों की बात की, अभी अग्निवीर योजना को लेकर तो आपके राज्य में भी बहुत प्रदर्शन हुए। नहीं, थोड़ा सा अगर आप आंकड़े इकट्ठे कर लें, जहां पूरे देश के अंदर एजिटेशन हुए, तोड़फोड़ हुई, ट्रेन रोकी गई, उत्तराखंड ऐसा राज्य था जहां ना के बराबर हुआ। और इसका कारण क्योंकि यहां पर सैनिक वार्षिक आकर 12-13% हैं, और क्योंकि वो बच्चे उनके थे, इसलिए यहां पर इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। आप इसको चेक कर सकते हैं। जोशी जी, आपने बताया और उत्तराखंड का हर 5वां जो युवा है वो सेना में योगदान देता है, सेना में भर्ती होता है, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? देखिए, हमारी सरकार लगातार जो बच्चे सेना में जाना चाहते हैं, हमारी सरकार उनको ट्रेनिंग कराती है। उसके लिए हमने व्यवस्था की है। हमने व्यवस्था की है कि पहले देखिए, एक ट्रेंड होता है कि जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, वकील का बेटा वकील बनना चाहता है, आर्मी अफसर का बेटा आर्मी अफसर बनना चाहता है। पहले जो बच्चे हमारे क्वालिफाई करने के बाद जब आईएमए या एनडीए ज्वाइन कर लेते थे, उनको स्कॉलरशिप दिया जाता था। लेकिन हमने सुनिश्चित किया कि जो बच्चा रिटर्न क्वालिफाई कर लेगा, उसको 1 लाख रुपया हमारी सरकार कोचिंग के लिए देगी। ये काम हमारी सरकार कर रही है। वहीं जवानों की ट्रेनिंग के लिए हम कैंप लगा रहे हैं। वहीं उपनल के माध्यम से लगभग 12,000 से अधिक पूर्व सैनिकों को नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। सैनिक बने राज्य में, ये गर्व की बात है, अच्छी बात है, इतने कदम उठाए जा रहे हैं, पर रोजगार के दूसरे अवसर के लिए क्या? देखिए, नौकरी ही कोई रोजगार का अवसर नहीं होता है। अगर आज आप देखें, जो 4 धाम यात्रा हमारे आर्थिकी की एक रीढ़ जिसे मैं कह सकते हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जिस प्रकार पिछली बार 45 लाख से अधिक श्रद्धालु आए, जो आंकड़े अभी तक के बता रहे हैं, ये आंकड़ा 60 लाख से ऊपर जाने वाला है। और इससे जो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों को रोजगार मिलता है, काम मिलता है। और हमने तो अब इसके लिए हमारे जो स्वयं सहायता समूह हैं, जिसमें हमारी 50,000 से अधिक क्लस्टर यहाँ पर चल रहे हैं, जिसके माध्यम से 6 लाख से अधिक बहनें काम कर रही हैं, हमने 200 समूह के आउटलेट यात्रा रूट पर लगाए हैं। हमारी सरकार का संकल्प है कि जब 2025 में हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और इनको हमने एक काम और किया है, क्योंकि 2023 इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर्स है, और उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने मंडुवे का एमएसपी 35 रुपया 78 पैसे घोषित किया है, जबकि गेहूं का और चावल का 21 रुपया 22 रुपया है। हमने कहा किसान को उपज का सही दाम मिले। हमने कहा कि हमारी जो समूह की बहनें हैं, घर में जाकर किसान से मंडुवा खरीदेंगी, एमएसपी पर खरीदेंगी। उसके लिए हम 1.5 रुपया पर किलो इंसेंटिव इस बहन को देंगे। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो किसान को उसकी उपज का सही दाम मिलेगा, और दूसरा जो हमारा बहनों को लखपति दीदी बनाने का जो सपना है, उस दिशा में भी एक सार्थक कदम होगा। जो पलायन की बात होती है बार बार कि पलायन बहुत बड़ी समस्या है, तो आप
मंत्रिमंडल में रहते हुए ये मुद्दा कई बार आपके सामने भी आता होगा। देखिए, वास्तव में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन कोरोना के में आपने देखा होगा, कोरोना के समय में हमारे कई नौजवान जो बॉम्बे में, बेंगलोर में या अन्य बड़े बड़े शहरों में काम करते थे, आज यहाँ पर आकर अपना काम कर रहे हैं, और काम ही नहीं कर रहे हैं, अपने माध्यम उसके माध्यम से 50-100 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो हमने अभी देखिए, जब तक जो शायद आपको पहाड़ के बारे में जानकारी है कि नहीं, हमारे जो पहाड़ों की जो स्थिति है, हमारा एक खेत आज यहाँ होता है, एक खेत दूसरी जगह होता है, जब तक यहाँ पर चकबंदी लागू नहीं होगी। तो अभी हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 गांवों को हमने लिया है, उसके बाद हम चकबंदी लागू करेंगे। जब नौजवान को, किसान को उसके घर में उसके उपज का सही दाम मिलेगा तो पलायन क्यों करेगा। इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमने एप्पल मिशन में, जहां पूर्व में 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था होती थी, हमने 35 करोड़ की व्यवस्था की है। हमने कीवी के लिए 20 करोड़ की व्यवस्था की है। आज हमारा जो हर्सिल का सेव है, उसकी क्वालिटी कश्मीर व हिमाचल से ज़्यादा अच्छी है। अभी आपने देखा होगा, कोरोना के अंदर कीवी की बहुत डिमांड हुई। कीवी का एक दाना 25 रुपए तक का बिका, और जो गोल्डन कीवी है 100 रुपए का बिकता है। आज कीवी के लिए बजट में हमने प्रावधान किया है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम कीवी में और एप्पल में जो है, उनके बराबर तो नहीं कह सकता, लेकिन इनके नजदीक तो हम पहुंचेंगे। हमारी सरकार का संकल्प है। चूंकि राज्य की कृषि और इससे जुड़े कई जो विभाग है वो आप देखते हैं, तो किसानों की आय दोगुनी करने का जो संकल्प है, उसमें आपकी सरकार अभी तक कितनी सफल हुई है? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि 2,63,000 जो शीतकालीन पौधे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है किसानों को दिए हैं। वहीं एप्पल मिशन में हम 80% की सब्सिडी हम दे रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि किसान मजबूत होगा तो प्रदेश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, और किसान को मजबूत करने की आवश्यकता है। और मैं सौभाग्यशाली हूं, मुझे सैनिक कल्याण मंत्रालय भी मेरे पास है और एग्रीकल्चर भी मेरे पास है। अभी